Hello students, this is Rahul. Welcome all of you in our YouTube channel रसायन रूम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के थर्ड सेशन में मिल रहे हैं और यहाँ पर हम लोग जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जैसे ही वीडियो को अपलोड किया जाए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में केवल पढ़ते ही नहीं हैं, उसका पीडीएफ भी प्राप्त करते हैं। तो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल है रसायन रूम, वहाँ पर मैंने इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया है। तो जो लोग लिखना नहीं चाहते हैं वो वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और उसका बार बार रिवीज़न करें, और जो लिखना चाहते हैं वो भी वहाँ से डाउनलोड कर लें और आसानी से वहाँ से लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा। पॉज करने के बाद फिर आप नोट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। तो एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर वहाँ से नोट डाउन करिए और फिर से अगर कुछ ना समझ में आया हो तो वीडियो को आप दोबारा देखिए। ऐसा अगर आप एक बार कर लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको केमिस्ट्री में बोर्ड एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आप 20 आउट ऑफ 20 केमिस्ट्री में लेके आएंगे। ठीक है, तो आप इतना काम ज़रूर करिए। अगर आप इतना काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप उन बच्चों से पीछे रह जाएं जिनसा आपका क्या है, कंपटीशन है। तो आप इतना ज़रूर करिए, पहले वीडियो देखिए, फिर उसका जो पीडीएफ मिला है उससे नोट्स बनाइए। क्योंकि हैंड रिटन जो नोट्स होता है, जो खुद का नोट्स होता है, वह अच्छे से बच्चों को पता होता है कि हमने कौन से पेज पे क्या लिखा है। तो आप अपना नोट्स अपने हाथ से खुद बनाएं और उसका रिवीजन भी करते रहें। हमारा जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल के रसायन रूम चैनल पे डाल दिया गया है। तो वहाँ पे आप जाइए, रसायन रूम सर्च करिए, स्पेलिंग यही रहेगी, और उसको ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद ये हमारा जो पीडीएफ है वहाँ से डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद नोट्स बनाइए। हाँ, तो हमारा जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है इसे हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी तक हम लोगों ने पढ़ा था जी। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी तक हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्षेपी किसे कहेंगे? जो ऊष्मा निर्मुक्त करती हैं। शोषी किसे कहेंगे? ऊष्माशोषी, जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं। यहाँ पर भैया कार्बन वाला एग्जाम्पल जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? 94 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। और यहाँ पर फिर से कार्बन लेकिन सल्फर से अभिक्रिया कर रहा है तो 20,000 कैलोरी ऊर्जा ये खुद से लेगा। हाँ, तो रासायनिक अभिक्रिया का जो 5वां टॉपिक है ऑक्सीकरण तथा अपचयन, हम लोगों को ये पढ़ना है। अब ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं कहते किसे हैं? तो सिंपल सा डेफिनेशन है ऑक्सीकरण का, नाम में ही है ऑक्सी नाम है, तो इसका संबंध जरूर ना कुछ ऑक्सीजन से होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन से है तो क्या संबंध है? तो डेफिनेशन है इसकी कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो ऑक्सीकरण कहलाता है। ये बुक की लैंग्वेज है, बहुत ही भारी लैंग्वेज हो गई। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम लोग पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। यदि कोई अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, जैसे ये वाली अभिक्रिया है, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है। ठीक है, तो यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है, नाम ही है ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। अब किसका ऑक्सीकरण होगा? ऑक्सीजन जुड़ रही है लेकिन किस में जुड़ रही है? तो कार्बन में जुड़ रही है। तो यहाँ कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो डेफिनेशन हो गई कि ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब ऑक्सीजन तो जुड़ा, ये हमको दिख ही रहा है दोनों में। कोई ऐसा एग्जाम्पल भी है सर जी जिसमें हाइड्रोजन निकल रहा हो? तो हाँ भैया, ये एग्जाम्पल है, HCl है। HCl को हमने हीट किया तो यहाँ पर क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन अलग हो गया। हाइड्रोजन अलग हो गया तो ऑक्सीकरण किसका हुआ? क्लोरीन का। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन में जुड़ा तो कार्बन का ऑक्सीकरण,
यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन से निकला तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ऑक्सीकरण का संबंध ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन से लगाओ। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो भैया ऑक्सीजन का जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन, हम लोग पढ़ ही चुके हैं पहले भी, बहुत सारे रिएक्शन बैलेंस कर रहे थे तो वहाँ पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे, तो हाइड्रोजन को ईर्ष्या थी इनसे कि इनको बैलेंस कर रहे हो, हमको नहीं कर रहे हो, तो इनके बाद इनको बैलेंस कर रहे थे हम लोग। तो ऐसे यहाँ भी इनको ईर्ष्या है कि भैया ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, निकलेंगे, क्योंकि हम इनसे ईर्ष्या करते हैं और जो ईर्ष्या करते हैं वो दूसरे का अपोजिट काम ही करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन का अपोजिट काम ही करेगा। जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन निकलेगा। तो डेफिनेशन हमें याद करनी है, ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी से मिलता हुआ जस्ट डेफिनेशन है अपचयन, इसीलिए इन दोनों डेफिनेशन को एक साथ रखा गया है, ऑक्सीकरण और अपचयन को। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था, दोनों में ईर्ष्या थी, ठीक है। तो ये ईर्ष्या कहीं ना कहीं तो आगे आएगी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया और ऑक्सीजन निकल गया, तो अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। फिर से इस एग्जाम्पल को रिवर्स कर देंगे तो H2 + Cl2 2HCl बन गया। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल को चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल याद करने में कठिनाई होगी आपको, और हो सकता है एग्ज़ाम आते आते आप उनको भूल जाएं, तो इसीलिए सेम एग्जाम्पल रखा गया, यहाँ पर आगे को लिखा गया ताकि इधर निकले, उधर हाइड्रोजन जो जुड़ के क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ योग करके या जुड़कर HCl बना रहा है। ये तो बात हो गई हाइड्रोजन के जुड़ने की। अब ऑक्सीजन का निकलना भी देख लें। तो जिंक ऑक्साइड कोई यौगिक था, इस जिंक के पास क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बन से अभिक्रिया करते ही कार्बन के साथ ऑक्सीजन चला गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक अलग हो गया। तो बेचारे जिंक का क्या हो गया, अपचयन हो गया। हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो हमें केवल एक ही डेफिनेशन ये याद रखनी है ऑक्सीकरण की, और इसका अपोजिट करके हम लोग अपचयन में लिख देंगे। अगर हम लोग याद करें तो ऑक्सीकरण में ऑक्सी शब्द आ रहा है तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ईर्ष्या किससे है इनको, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन भैया निकलेंगे। तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। C+O2 CO2 और HCl से H2 निकल गया, तो ये दोनों अभिक्रियाएँ हो गई ऑक्सीकरण की। अपचयन में जस्ट अपोजिट, वहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं आगे रेडॉक्स अभिक्रियाओं पे। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को ही रेडॉक्स अभिक्रियाएँ कहते हैं, लेकिन चूँकि वो टाइप था वहाँ पर तो हम लोगों ने उसको टाइप की जगह से पढ़ा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 प्रकार होते हैं, उन 5 प्रकार के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, ठीक है। 5 प्रकार आप लोग फिर से देख लीजिए। योगात्मक अभिक्रिया है तो जुड़ेगी, वियोजन में निकलेगी, विस्थापन में विस्थापित करेगी, क्षेपी में भैया ऊष्मा निकलेगी, शोषी में ऊष्मा अवशोषित होगी, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। अब ये जो 5 अभिक्रियाएँ समाप्त हो गई हैं, तो ये ऑक्सीकरण अपचयन जो है ये रेडॉक्स से मिलके बना है। किससे, रेडॉक्स अभिक्रिया से मिलके बना है। अब ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो उस रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हमें पढ़ना है। तो ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, यानी दोनों एक साथ हो, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, जिंक और कॉपर सल्फेट का। जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है। जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर पाया जाता है। अब कॉपर से ऊपर पाया जा रहा है तो इसकी जो क्रियाशीलता है कॉपर से अधिक है, बलशाली है। हमने बताया ही था कि जो बलशाली होगा वो कमज़ोर को मारेगा, तो यहाँ भी यही कर रहे हैं। ये इस कमज़ोर भाई CO को हटा रहे हैं, कह रहे हैं तुम हटो अपने सल्फेट को छोड़कर, हम बनाएंगे जिंक सल्फेट। तो ये बना लिए जिंक सल्फेट और कॉपर चला गया अलग। हमें इनसे मतलब नहीं था, हमें मतलब है ऑक्सीकरण संख्या से। तो भैया यदि कोई तत्व है जो अकेला है, कैसा है, अकेला,
तो उसकी जो आक्सीकरण संख्या है वह 0 होगी। अब ये आक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं? हमें मास्टर नहीं बनना है स्कूल में, हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे इसे। तो केवल ये जान लो छोटी सी बात कि अगर कोई तत्व अकेला है तो उसकी आक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0। अकेले का मतलब जैसे Zn है, Cu हो गया, Na हो गया, Mg हो गया, यानी किसी के साथ वो होना, ठीक है। H2, Cl2, I2 ये सब अकेले हैं, तो इनकी आक्सीकरण संख्या कितनी? 0। तो यहाँ जिंक की 0, यहाँ पर कॉपर की 0 हो गई। अब Cu की +2 कैसे? तो Cu की संयोजकता +2 होती है। संयोजकता आप लोगों ने पढ़ा है ये, तो 2 होती है। चूँकि ये मेटल है तो मेटल की संयोजकता या आक्सीकरण संख्या जो है हमेशा धनात्मक होती है, तो +2 लिखेंगे। और यहाँ जिंक की भी +2। इतनी बातें हमें याद कर लेनी है या फिर समझ लेनी है कि, और वैसे भी अगर हम तत्वों की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, अगर हम ऐसे जाएं, ठीक है, तो कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम और उसके बाद ही कॉपर और जिंक आता है। तो 20 के बाद जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकता, सिंपल सी बात है, +2 याद कर लो। 2 संयोजकता और आक्सीकरण संख्या +2 वैरी भी करती रहती है ऊपर नीचे, तो +2 याद कर लें स्कैंडियम को छोड़ के, ठीक है। और टाइटेनियम से हम लोग +2 मान सकते हैं। तो कॉपर की भी +2 और जिंक की भी +2। अगर हम ध्यान से देखें तो जिंक इधर 0 था और इधर कितना हो गया? +2 हो गया। कितना हो गया? +2। कॉपर इधर +2 था और इधर कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हो गया? 0 हो गया। यहाँ पर देखें तो इनकी संख्या बढ़ रही है, प्लस में जा रहे हैं, और यहाँ इनकी संख्या घट रही है। तो यदि किसी तत्व की आक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उसका आक्सीकरण होता है, और यदि आक्सीकरण संख्या घटती है, इन संख्याओं को आक्सीकरण संख्या कहेंगे। 0 +2 +2 या 2+ या 0, इनको आक्सीकरण संख्या कहेंगे। यदि इनकी संख्या बढ़ रही है तो उसे आक्सीकरण कहेंगे, और घट रही है तो अपचयन कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये जान पाए कि यहाँ पर कॉपर का अपचयन हो रहा है और यहाँ पर जिंक का आक्सीकरण हो रहा है। तो एक चीज़ हम लोग और याद कर सकते हैं, नोट करके लिख देना, यहाँ पर लिखना कि यदि आक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उस तत्व का आक्सीकरण होता है, और यदि आक्सीकरण संख्या घटती है तो उस तत्व का अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। तो ये तो बात हो गई आक्सीकरण अपचयन की, लिख लेना नोट करके। यदि किसी तत्व की आक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उसका आक्सीकरण होता है, और यदि किसी तत्व की आक्सीकरण संख्या घटती है तो उसका अपचयन होता है। ठीक, ये सिंपल सी बात हो गई। तो जिंक का आक्सीकरण हो गया, संख्या बढ़ रही है। कॉपर का अपचयन हो रहा है, संख्या घट रही है। ये बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे अपचायक और आक्सीकारक की, कि कौन आक्सीकारक है और कौन अपचायक है। तो एकदम अपोजिट, जिसका आक्सीकरण होगा वह अपचायक और जिसका अपचयन होगा वह आक्सीकारक। तो पहले आप लोग ये लिख लीजिएगा, किसका आक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। उल्टा कर देना है फिर इनको, जिसका आक्सीकरण होगा वह अपचायक होगा और जिसका अपचयन होगा वह आक्सीकारक होगा। ठीक, अब ये आक्सीकारक और अपचायक कहते किसे हैं? तो हम लोग देखें, अगर ध्यान दें यहाँ पर, तो ये जिंक, इनका तो आक्सीकरण हो रहा है, लेकिन ये दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपचयित कर रहे हैं। ठीक है, ये अपचायक है और ये क्या कर रहे हैं? दूसरे को अपचयित कर रहे हैं। हाँ, ये क्या है? ये आक्सीकारक हैं, खुद बेचारे अपचयित हो रहे हैं, लेकिन जिंक को क्या कर रहे हैं? आक्सीकृत, आक्सीकरण कर रहे हैं उसका। तो अगर हम डिफिनीशन लिखें आक्सीकारक और अपचायक का, तो आक्सीकारक के लिए कहेंगे कि वे पदार्थ या वे तत्व, जैसे कॉपर है, जो दूसरों का आक्सीकरण करते हैं, इनका तो आक्सीकरण कर रहे हैं जिंक का, परंतु स्वयं अपचयित हो जाते हैं। क्या हो रहे हैं? अपचयित। सेंटेंस लिखेंगे अपचयित। तो वे पदार्थ जो दूसरे को आक्सीकृत करते हैं परंतु स्वयं अपचयित हो जाते हैं, आक्सीकारक कहलाते हैं। ये बात होगी आक्सीकारक की। अपचायक में आ जाए तो अपचायक वाला क्या करेगा? दूसरे का अपचयन। तो वे पदार्थ जो दूसरे को अपचयित करते हैं, कॉपर को अपचयित कर रहे हैं ये, परंतु स्वयं क्या हो जाते हैं? आक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो दूसरे को अपचयित करते हैं परंतु स्वयं आक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। तो भैया जैसा नाम है वैसा काम है।
आक्सीकारक तो दूसरे को आक्सीकृत करेंगे, अपचायक तो दूसरे को अपचयित करेंगे। इनकी इंग्लिश है, इसका ना इंग्लिश हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हिंदी में थोड़ी समस्या होगी, आक्सीकरण, आक्सीकारक, अपचयन, अपचायक, ठीक है। इनका इंग्लिश हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ये है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये क्या है भैया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका अपचयन होगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक। तो हमने ध्यान दिया इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है इस अपक्रिया में, इस अपक्रिया में अपचयन भी हो रहा है। तो यह अपक्रिया कैसी होगी, रिडॉक्स अपक्रिया होगी। क्यों, क्योंकि डिफिनीशन है रिडॉक्स अपक्रिया की कि ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, तो ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाएंगी, रिडॉक्स अपक्रियाएं कहलाएंगी। ऑक्सीकारक की डिफिनीशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, तो डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। जैसा नाम वैसा काम, वे पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं परंतु स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ठीक। अपचायक की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, वे पदार्थ जो दूसरे को अपचयित करते हैं परंतु स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। जैसा नाम वैसा काम, अपचायक हैं तो दूसरे को अपचयित करेंगे, ऑक्सीकारक हैं तो दूसरे को ऑक्सीकृत करेंगे। तो वे पदार्थ जो दूसरे को अपचयित करते हैं परंतु स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। यहाँ पर जिंक अपचायक हो गया, यहाँ पर Cu ऑक्सीकारक हो गया। हाँ, यदि आपको समझ में ना आया हो ऑक्सीकारक, अपचायक या रिडॉक्स, तो फिर से वीडियो को क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा, फिर से पॉज करके दोबारा सुनिएगा, उसे आपको समझ में आ जाएगा। अब संक्षारण किसे कहते हैं, कोरोजन। शुद्ध हिंदी में इसे कहें तो जंग लगना, ठीक है। तो धातु की पृष्ठ का वायु तथा नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है, जैसे लोहा क्षय होता है। अगर लोहे को बरसात का मौसम है, अगर बरसात में रख दिया जाए बाहर खुले में, तो उसके परत का धीरे धीरे क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और यह जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाएगी, संक्षारण कहलाएगी। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर ही जंग नहीं लगता है, सोने चांदी पर भी लगता है, लेकिन उन पर बहुत कम लगता है, उनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। देखा होगा आपने, चांदी की पायल काली पड़ जाती है, सोने के जो बाले होते हैं वे हरे हो जाते हैं, ठीक है। तो हरा और काले होने का मतलब उनका संक्षारण हो रहा है, उनका क्षय हो रहा है, लेकिन लोहे की अपेक्षा बहुत कम होता है, तो इसलिए हमको वो मालूम नहीं चलता है। तो धातु का मान लीजिए कि कोई लोहे की रॉड है और इसकी पृष्ठ यही तो है, जो ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, और बरसात का महीना है तो नमी होगी ही और वायु भी चले, तो वायु तथा नमी की उपस्थिति में धातु की पृष्ठ का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है, जैसे लोहे पर जंग लगना। अब कैसे बचाएं भैया इसे संक्षारित होने से, तो सिंपल सी बात है, पेंट कर दें, ग्रीस लगा दें, तेल लगा दें इसके ऊपर, या फिर इसके ऊपर किसी धातु की ऐसी परत चढ़ा दें जो संचारित ना होती है, जैसे तांबा, कापर, जिंक, ये सब संचारित नहीं होता है, उसकी परत चढ़ा दें इसके ऊपर। परत चढ़ा देंगे तो संचारित नहीं होगी, और ये जो परत चढ़ाने की प्रक्रिया है इसे हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर गैल्वेनीकरण आ गया एग्जाम में कि गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं, तो संचारित धातु पर, ध्यान से सुन लीजिएगा, लिखा नहीं गया है, जो लिखना चाहेंगे वो लिख लेंगे कि गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। गैल्वेनीकरण ऐसे लिखेंगे, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन, कारणकरण, ठीक है, ये होगा गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण भी कहते हैं, गैल्वेनीकरण भी कहते हैं, यहाँ बा लगा देंगे आप, ये ना है बहुत बड़ा वाला, ठीक है। तो संचारित धातु पर किसी ऐसी धातु की परत चढ़ाना जो संचारित नहीं होती है गैल्वेनीकरण कहलाता है, ठीक। अगला हम लोग का है टॉपिक विकृत गंधिका, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी किसे कहते हैं, तो भैया हम लोग सिंपल सा अपनी लैंग्वेज में जब कोई खाना ख़राब हो जाता है तो हम लोग कहते हैं बासी हो गया, ठीक है, वेस्ट हो गया, फेंक दो इसे।
तो जो वो ख़राब हो जाना है, वेस्ट हो जाना है, उसे ही हम लोग विकृत गंधिका कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। खाद्य पदार्थों में तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिका कहलाता है। ठीक, तो कॉमन सी बात है कि खाद्य पदार्थों का खराब हो जाना भी लिख सकते हैं, या वायु या नमी की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का खराब हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इसके डेफिनेशन को रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं है कि आज तक हम लोगों ने नहीं सुना है। हाँ, नाम भले इसके नया हो, लेकिन हम लोगों ने बासी खाना सुना है, या ख़राब हो गया खाना। बासी खाने को नहीं खाना चाहिए जो ख़राब हो जाए, यानी 10 घंटे से ऊपर जो खाना रखा रहेगा उसको ख़राब हो ही जाना है। अगर जैसे मान लो सूखा हुआ चावल नहीं है, सूखा गेहूँ नहीं है, तो ये सब ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर कोई बना दे, हम लोग रोटी बना दें, चावल बना दें, दाल बना दें, तो वह कुछ समय पश्चात खराब हो जाएगा। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों में तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिका कहलाता है। अब कोई पूछ ले कि क्यों बदल जाता है भैया, तो उसमें तेल मिला है, उसमें वसा है, फैट है, इसकी वजह से वो बदल जाता है, ये बता सकते हैं उसको हम। अब कैसे बचाएं, इनको कैसे बचाओ? ठीक है, तो फ्रिज में रख दें, प्रशीतन करना, प्रशीतन मतलब फ्रिज में रखना, या फिर वायुरोधी पात्र में रख दें, या सूर्य के प्रकाश से बचा लें। अगर हम रोटी बनाएं उसको धूप में रख दें, तो जहाँ उसको 10 घंटे में ख़राब होना है वो 4 घंटे में ही ख़राब हो जाएगा, तो उसको प्रकाश से बचाएं। खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से बंद पैकेटों में रखें। बहुत लोग टकाटक खाते हैं, चिप्स खाते हैं, ठीक है, और कहते हैं हवा भरा होता है, तो भैया वो हवा नहीं है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और जो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है उससे जो चिप्स है, जो टकाटक है, या जो भी बंद पैकेट वाली जिसकी पैकेट फुली हुई रहती है, उसको नाइट्रोजन से बचाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वायु से तो अपक्रिया कर लेगी, और अपक्रिया करके उनका ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्योंकि जो वायु से अपक्रिया करते हैं वही तो ऑक्सीकरण होता है। वायु का जुड़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना ये ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीकरण हो जाएगा तो उनका स्वाद बदल जाएगा, उनकी गंध बदल जाएगी, और वे विकृत गंधिका हो जाएंगे। तो ना स्वाद बदले ना गंध बदले, तो उसमें वायु ही ना भरो, नाइट्रोजन भर दो। तो नाइट्रोजन भर देंगे तब भी हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। या फिर प्रति ऑक्सीकारक का यूज़ करें, जैसे BHA का और BHT का। अब BHA और BHT क्या है? तो ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसॉल है, नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी टॉलुइन है, इसके भी नाम याद करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गई विकृत गंधिका से बचाओ। कैसे हम लोग बचाएं? संक्षारण से बचाओ, खुद से लिखना, पेंट लगाना, ग्रीस लगाना, तेल लगाना, और ये तो हमने लिख ही दिया है, इसको याद कर लेना या पढ़ लेना, अपने आप याद हो जाएगा कैसे बचाओ। नाइट्रोजन वाला याद ही हो गया होगा बहुत लोग को, जो चकाटक को चिप्स खा रहे होंगे, अब जान गए होंगे कि पैकेट में क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस रहती है। हम लोग का टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया है। एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। ये जो हमारा शिक्षा है ये किसी की ज़िंदगी नहीं बनाती है, ठीक है, ये खुद ही एक लाइफ है। ठीक, अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप उन्हीं के समान हैं जो क्या हैं, मूर्ख हैं। आप मूर्खों के श्रेणी में अपने आप को गिनती कीजिए। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आप उनसे किसी मायने में आगे नहीं हैं जो पढ़ नहीं सकते मतलब जो अनपढ़ हैं, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, तो आप सेम उन्हीं के बराबर ही हैं। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग, बहुत सारे बच्चे होंगे जो पढ़ते ही नहीं होंगे, माँ बाप डांटते होंगे तब पढ़ते होंगे, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, और जब तक आपका नंबर 80-90% नहीं होगा उसकी कोई वैल्यू अब आप आज के ज़माने में नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि CBSE बोर्ड में अब लोग 100% पाते हैं, ठीक है। तो 100% नहीं तो हम कम से कम 90% तो पा ही सकते हैं, इतना मेहनत तो करो ही। और कुछ बच्चे होंगे जो इस साल 100% भी लाएंगे, ठीक, तो हो सकता है वो हमारी वीडियो देख के ही लाएँ, तो कुछ हमारा भी नाम होगा। हाँ, तो आज का क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यदि लोहे का कोई रॉड है और उसे हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में डालें तो क्या होगा? क्या होगा जब हम लोग लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाएंगे? तो ये आज का क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नीचे दीजिएगा। आपका जो लेसन है वो समाप्त हुआ है। अब हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो आप लोग इसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद अगर नोट्स कंप्लीट हो जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इस क्वेश्चन का जवाब भी दीजिएगा कि क्या होगा जब लोहे की कील को या आयरन की रॉड को
कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाता है या फिर डाला जाता है। ठीक है, और अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। ठीक है, तो यदि कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।